वाह, इस लांती बुढ़िया बहरी हो गई है क्या? पैसे निकाल, पैसे। तीखी समुद्री हवा और मीठे मसालेदार पकवानों की महक से सराबोर मुंबई के दादर की एक चहल पहल वाली गली। शुक्रवार की रात, जब हवा में हंसी और बातों की गर्मी घुली हुई थी, तभी एक तीखी और भद्दी चीख ने उस माहौल को चीर दिया। आवाज का स्रोत गली के बीचों बीच दशकों से अपनी जगह पर जमी एक छोटी सी ठेले वाली दुकान मीरा से आ रहा था, जहां गर्मा गर्म वड़ा पाव की सुगंध उठ रही थी और छटपटी पानी पूरी का पानी ग्राहकों को लुभा रहा था। वहीं एक मनहूस साया मंडरा रहा था। छोटे कटे बाल, पूरे शरीर पर गोदने और एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी, रंगा, और उसके बगल में खड़ा दुबला, पतला, धूर्त, हंसता हुआ छोटू। उन्होंने हाथ में कांच की बोतलें ऐसे पकड़ रखी थीं मानो अभी तोड़ देंगे, और वे दुकान की मालकिन मीरा देवी को डरा धमका रहे थे। अरे भाइयों, क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने क्या गलत किया है? अपने झुर्रीदार हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़े हुए मीरा देवी की आवाज कांप रही थी। वह इस गली की सबसे पुरानी दुकानदारों में से एक थी। बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी रेहड़ी से शुरुआत करके इस दुकान तक पहुंचने में उसके हाथों ने अनगिनत वड़ा पाव और समोसे बनाए थे। इस गली के सभी दुकानदार उसे मीरा मावशी या मीरा अम्मा कहकर बुलाते थे और उसे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। ऐसे में उसे धमकाते हुए इन अजनबी गुंडों का दिखना सभी के दिलों में दहशत पैदा कर रहा था। रंगा ने मीरा देवी का कंधा झंझोड़ते हुए चिल्लाया, गलती? इस जगह पर धंधा करना ही तेरी सबसे बड़ी गलती है बुढ़िया। यह हमारे बिच्छू गैंग का इलाका है। यहां धंधा करना है तो हफ्ता देना पड़ेगा। यह कायदा नहीं है क्या? आज से हर महीने 10,000 रुपये हमें पहुंचा देना, फिर हम तुझे आराम से धंधा करने देंगे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, छोटू ने पास पड़ी एक प्लास्टिक की कुर्सी को लात मार दी। धड़ाम की आवाज के साथ कुर्सी दूर जा गिरी और कुछ डरे हुए ग्राहक चीख कर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। आसपास के दुकानदार बेचैन होकर देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उनकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। ठीक उसी पल, बस बहुत हुआ। एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज ने उनकी बातचीत में दखल दिया। आवाज भीड़ से निकलकर आती एक युवा महिला की थी। कसकर बंधी हुई लंबी चोटी, बिना मेकअप का साफ चेहरा और एक साधारण काले कुर्ते और जीन्स में। वह दिखने में सामान्य लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। वे अमावस की रात की तरह गहरी और किसी तेज धार वाले खंजर की तरह पैनी थीं। मार्कोस मरीन कमांडो की मेजर अदिति सिंह। वह 10 दिन की छुट्टी पर अपने घर मुंबई आई थी। भारतीय नौसेना के जय घोष शन्नो वरुणहा के साथ कोलाबा के बेस से निकले हुए उसे कुछ ही घंटे हुए थे। वह अपनी मां के दुकान बंद करने के समय पर चुपचाप उसे घर ले जाने आई थी, लेकिन आंखों के सामने के इस मंजर ने उसके खून में उबाल ला दिया था। रंगा ने घृणा से नाक सिकोड़ते हुए अदिति को ऊपर से नीचे तक देखा। कौन है तू? छोकरी, हम अभी जरूरी काम कर रहे हैं, निकल यहां से। मेरी मां के साथ बदतमीजी करना बंद करो। अदिति की आवाज में जरा भी कंपन नहीं था। मां? ओहो, तो यह बुढ़िया तेरी मां है। अच्छा हुआ, मां को तमीज नहीं सिखाई। उसकी सजा बेटी भुगतेगी। तुझे भी यही धंधा करना है तो जा, कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करके ला। रंगा के मुंह से गंदे शब्द निकले। उसी क्षण अदिति की आंखों में एक सूक्ष्म बदलाव आया। शांत रहने की कोशिश कर रहे उसके सब्र के बांध पर जैसे एक छोटी सी लहर उठी हो। यह आखिरी चेतावनी है। अभी तुरंत तोड़ी हुई चीजों के लिए माफी मांगो और यहां से चले जाओ, तो मैं इस बात को यहीं खत्म कर सकती हूं। मैं सरहाज, चेतावनी? हां, तू हमें सिखाएगी कि क्या करना है? सब्र खो चुके रंगा ने चिल्लाते हुए हाथ में पकड़ी बोतल अदिति के सिर पर मारने के लिए घुमाई। आसपास से दबी हुई चीखें निकलीं। मीरा देवी नहीं, चिल्लाते हुए अपनी बेटी के आगे आने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह सब व्यर्थ था। इससे पहले कि बोतल अदिति के सिर तक पहुंचती, उसका शरीर पानी की तरह बह गया। जैसे ही रंगा का भारी शरीर बोतल के साथ आगे की ओर झुका, अदिति एक कदम आगे बढ़ी। उसका दाहिना हाथ बिजली की तेजी से बढ़ा और रंगा की कलाई को पकड़ लिया। आह! एक कर्कश आवाज के साथ रंगा की कलाई एक अजीब कोण पर मुड़ गई। उसके हाथ से बोतल छूटकर जमीन पर गिरी और छन्न की आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गई। अदिति यहीं नहीं रुकी। उसने उसकी मुड़ी हुई कलाई का इस्तेमाल करते हुए
उसके भारी शरीर को एक लीवर की तरह उठाया और सीधा जमीन पर पटक दिया। धड़ाम उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। रंगा जमीन पर चित्त होकर बेहोश हो गया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। पलक झपकते ही जो हुआ उसे देखकर छोटू और आसपास के सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। पागल औरत! स्थिति को समझते ही छोटू गालियां बकता हुआ अदिति की ओर दौड़ा, लेकिन उसके अनाड़ी मुक्के अदिति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अदिति ने बस थोड़ा सा शरीर घुमाकर उसके मुक्के से बचते हुए सीधे उसकी पसलियों में अपनी कोहनी दे मारी। कराह! छोटू एक घुटती हुई आवाज निकालकर झींगे की तरह मुड़ गया। अदिति ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़कर सीधे उसके चेहरे पर अपना घुटना मारा। दूसरे प्रहार से छोटू जमीन पर गिरकर दर्द से कराहने लगा। यह सब 10 सेकंड से भी कम समय में हुआ। गली में सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले तक रौब झाड़ रहे 2 हट्टे कट्टे आदमी असहाय होकर जमीन पर पड़े थे। यह दृश्य अवास्तविक लग रहा था। अदिति बिना किसी हड़बड़ाहट के खड़ी थी और अपने हाथ को एक बार खोलकर बंद कर रही थी। यह वही हाथ थे जो प्रशिक्षण से लोगों को बचाने और मारने दोनों के लिए सधे थे। वह चुपचाप अपनी मां के पास गई और उसके कांपते कंधों को सहलाया। मां, आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? आ आ आ अदिति। मीरा देवी अपनी बेटी के चेहरे और जमीन पर पड़े आदमियों को बारी बारी से देखती रही। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह एक गौरवान्वित मां थी, लेकिन जिस आसानी से उसकी बेटी ने लोगों को धूल चटा दी थी, वह दृश्य उसके लिए अपरिचित और भयावह था। तभी जमीन पर पड़े रंगा ने होश में आते हुए खून मिला थूक फेंकते हुए चिल्लाया, वहीं रुक! तू फौजी है ना? तुझे पता है एक फौजी अगर किसी आम नागरिक पर हाथ उठाए तो क्या होता है? मैं अभी पुलिस और वकील को बुलाता हूं और तेरी वर्दी उतरवाता हूं, देख लेना। उसकी बात एक खंजर की तरह अदिति के सीने में चुभ गई। फौजी पहचान, छुट्टी के दौरान आम नागरिकों के साथ मारपीट का मामला, चाहे यह आत्मरक्षा ही क्यों न हो, प्रक्रिया जटिल होगी और परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। यह उसके बेदाग फौजी करियर पर एक धब्बा लगा सकता था। यह सबसे बुरी स्थिति थी। आसपास के दुकानदारों की फुसफुसाहट बेचैनी से फैलने लगी। अदिति ने अपनी मां को अपने पीछे छिपा लिया और आने वाले बड़े तूफान का अंदाजा लगाते हुए चुपचाप सांस ली। दादर की रात अभी शुरू ही हुई थी। तेज सायरन की आवाज ने दादर की रात को चीर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची 2 पुलिस जीपें ठेले वाली गली में आकर रुकीं और भीड़ धीरे धीरे खिसकने लगी। जल्द ही गाड़ी से उतरे 4 पुलिसकर्मियों ने स्थिति का जायजा लेने के लिए भीड़ को चीरकर अंदर प्रवेश किया। सब अपनी जगह पर रुक जाओ, पुलिस! एक युवा कांस्टेबल चिल्लाया तो जमीन पर पड़ा रंगा मानो इसी का इंतजार कर रहा हो, कराहते हुए हाथ उठाया। साहब, यहां इस पागल औरत ने हम पर हमला किया। रंगा ने छोटू को सहारा देकर उठाने का नाटक करते हुए जानबूझकर लंगड़ाया और अपने चेहरे पर लगी चोट को बढ़ा चढ़ाकर रगड़ा। छोटू नाक से खून बहने का ढोंग करते हुए दर्द से कराह रहा था। पल भर में वे सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को परेशान करने वाले अपराधियों से बदलकर बिना किसी कारण के पीटे गए पीड़ितों में बदल गए थे। पुलिस वालों की नजरें स्वाभाविक रूप से अदिति की ओर गईं। वह अभी भी अपनी मां को अपने पीछे छिपाए हुए बिना हिले डुले खड़ी थी। सही सलामत खड़ी वह और जमीन पर पड़े घायल 2 आदमी। यह तस्वीर किसी के भी देखने पर अदिति के खिलाफ ही जाती। मैडम, क्या ये लोग जो कह रहे हैं वह सच है? मारपीट के आरोप में आपको हमारे साथ चलना होगा, एक अधेड़ उम्र के इंस्पेक्टर ने अदिति के पास आकर कहा। उनका लहजा विनम्र था, लेकिन उनकी आंखों में संदेह भरा था। अदिति ने शांति से जवाब दिया, हां, यह मैंने किया है, लेकिन यह आत्मरक्षा थी। इन दोनों ने पहले मेरी मां को धमकाया और दुकान का सामान तोड़ा। आत्मरक्षा? वे कह रहे हैं कि वे बस शराब पीकर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और आपने अचानक उन पर हमला कर दिया। इंस्पेक्टर की आवाज में अब सख्ती आने लगी थी। रंगा ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। हां साहब, यह औरत कोई मार्शल आर्ट की खिलाड़ी लगती है। हम तो बस हफ्ते के मामले में शांति से बात करने आए थे कि इसने अचानक हम पर हमला कर दिया और हमारी यह हालत बना दी। आह, मेरा हाथ लगता है टूट गया है। मुझे अस्पताल जाना होगा। आसपास के दुकानदार सच जानते थे, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। बिच्छू गैंग, मुंबई का कोई भी निवासी इस नाम से अनजान नहीं था। उन्हें उनके बदले का डर था।
अगर अभी गवाही दी तो बाद में क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं जानता था। वे बस बेचैनी से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। स्थिति पूरी तरह से अदिति के खिलाफ जा रही थी। अदिति ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक सैनिक के लिए सबसे घातक चीज अपमान होती है। यह न केवल उसके सम्मान बल्कि उसकी यूनिट और पूरी सेना के सम्मान पर कीचड़ उछाल सकता था। दशकों से जान की तरह संजोया हुआ उसका फौजी गौरव एक पल में ढहने की कगार पर था। मां, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अदिति ने पीछे खड़ी अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ते हुए फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन मीरा देवी ने महसूस किया कि उसकी बेटी का हाथ ठंडा पड़ गया है। इंस्पेक्टर ने अदिति को हथकड़ी दिखाते हुए कहा, फिलहाल आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हम आपको मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको चुप रहने और वकील रखने का अधिकार है। 1 मिनट रुकिए साहब। तभी उस जमी हुई खामोशी को तोड़ते हुए एक आवाज आई। वह मीरा की दुकान के ठीक बगल में समोसे बेचने वाली सरिता मावशी थीं। उनका चेहरा डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ तय कर लिया था और आगे बढ़ी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन गुंडों ने पहले आकर मीरा बहन को परेशान किया, पैसे मांगे और कुर्सी को भी लात मारी। हम सब ने देखा है। एक पी एक प्रेंगेन साथ बेक बात था। उनकी हिम्मत भरी आवाज एक चिंगारी बन गई। हिचकिचा रहे अन्य दुकानदारों की आवाजें भी एक एक करके आने लगीं। हाँ साहब, हम गवाह हैं। यह लड़की तो अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये गुंडे पहले भी बाजार में घूम घूम कर पैसे वसूलते रहे हैं। स्थिति पल भर में पलट गई। रंगा, छोटू और पुलिस वाले हैरान रह गए। इंस्पेक्टर ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए आसपास देखा। दर्जनों दुकानदार एक स्वर में अदिति का पक्ष ले रहे थे। अरे मुढ़ियाएं सब पागल हो गई हैं क्या? तुम लोगों को पता नहीं बाद में क्या होगा? रंगा चिल्लाया। लेकिन एक बार जो हिम्मत की आवाज उठी थी वह अब दबने वाली नहीं थी। क्या यहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? अदिति ने शांति से पूछा। उसके सवाल पर युवा कांस्टेबल ने आसपास देखा और एक इमारत की ओर इशारा किया। हां, उस दुकान के कोने पर एक सुरक्षा कैमरा लगा है। सभी की निगाहें उस ओर मुड़ गईं। वह कैमरा ऐसी जगह पर था जहां से घटनास्थल साफ साफ दिख सकता था। रंगा और छोटू के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने सीसीटीवी के बारे में नहीं सोचा था। इंस्पेक्टर ने तुरंत वॉकी टॉकी पर सीसीटीवी फुटेज हासिल करने का निर्देश दिया। फिर उसने रंगा और छोटू की ओर ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, तुम लोगों पर झूठे आरोप लगाने और जबरन वसूली की धाराएं भी लग सकती हैं। चलो, पहले तुम दोनों पुलिस स्टेशन चलो। लग रहा था कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा। अदिति गिरफ्तारी से तो बच गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी गंभीरता थी। पुलिस स्टेशन जाकर बयान देना अभी बाकी था। मैडम, आपको भी एक गवाह के तौर पर हमारे साथ चलना होगा। क्या आप अपना पहचान पत्र दिखा सकती हैं? अदिति ने एक पल हिचकिचाते हुए अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला। वह एक फौजी पहचान पत्र था। पहचान पत्र हाथ में लेते ही इंस्पेक्टर की आंखें फैल गईं। मेजर अदिति सिंह, यूनिट मार्कोस मरीन कमांडो। इंस्पेक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कई बार पहचान पत्र और अदिति के चेहरे को मिलाया। यह दुबली पतली दिखने वाली महिला भारत की सबसे जिंगीन विशेष बल की एक सक्रिय अधिकारी थी, वह भी एक मेजर। यह पद किसी भी सामान्य पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से ऊंचा था। अब उसे समझ में आया कि उसकी असाधारण फुर्ती और शांति का स्रोत क्या था। जय हिंद, मेजर अदिति सिंह। अदिति के संक्षिप्त परिचय पर इंस्पेक्टर ने अनजाने में ही अपनी कमर सीधी कर ली। मामला अब एक साधारण मारपीट का नहीं रह गया था। यह एक विशेष बल के अधिकारी, संगठित अपराध और जबरन वसूली के एक जटिल मामले में बदल चुका था। अदिति ने एक बार फिर अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ा और पुलिस जीप की ओर चल पड़ी। उसके पीछे दादर के दुकानदार चिंता और समर्थन भरी नजरों से उसे देख रहे थे। उनकी छोटी सी हिम्मत से जो यह मोड़ आया था, उसका क्या परिणाम होगा, यह अभी कोई नहीं जानता था। मुंबई के पुलिस स्टेशन का पूछताछ कक्ष ठंडी फ्लोरोसेंट रोशनी और सीलन की गंध से भरा था। अदिति शांत चेहरे के साथ एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने एक अनुभवी दिखने वाले इंस्पेक्टर समीर पाटिल उसके द्वारा लिखे गए बयान को ध्यान से पढ़ रहे थे। मेजर सिंह, मैंने आपका बयान पढ़ लिया है। हमने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल करके देख ली है। जैसा आपने कहा, आत्मरक्षा की शर्तें पूरी तरह से साबित होती हैं, बल्कि उन दोनों
रंगा और छोटू पर बार बार जबरन वसूली, धमकी, मारपीट, व्यापार में बाधा डालने और झूठे आरोप लगाने के जुर्म में हम गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन करेंगे। इंस्पेक्टर पाटिल की बात पर अदिति ने संक्षिप्त रूप में सिर हिलाया। धन्यवाद। क्या मेरे बेस पर लौटने में कोई समस्या हो सकती है? यही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। फौजी लोग आम नागरिकों से जुड़े मामलों में शामिल होने से बचते हैं। भले ही वह निर्दोष साबित हो जाए, फिर भी कमांड को रिपोर्ट करना, अनुशासनात्मक समिति का सामना करना जैसी थकाऊ और अपमानजनक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता था। इंस्पेक्टर पाटिल ने मुस्कुराते हुए कहा, उस हिस्से की आप चिंता न करें। यह मामला स्पष्ट रूप से उन गुंडों ने शुरू किया था और आपकी वजह से हमें दादर के दुकानदारों की एक बड़ी समस्या को सुलझाने का मौका मिला है। हमारे कमिश्नर साहब ने भी आपकी पहचान की पुष्टि के बाद निर्देश दिया है कि सेना को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पूरा सहयोग किया जाए। हम आधिकारिक तौर पर एक पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको कोई नुकसान न हो। धन्यवाद। अदिति ने आखिरकार राहत की सांस ली। पूछताछ खत्म करके जब वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकली तो सुबह की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। बाहर उसकी मां मीरा देवी, सरिता मावशी और कुछ अन्य दुकानदार पूरी रात उसका इंतजार कर रहे थे। अदिति, तू ठीक है ना? मां ने दौड़कर बेटी का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें रोने से लाल थीं। मां, सब ठीक है, अब घर चलते हैं। अदिति ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपनी मां को तसल्ली दी। टैक्सी में घर लौटते समय खिड़की के बाहर मुंबई की रात के नजारे तेजी से गुजर रहे थे। मां ने अदिति का हाथ नहीं छोड़ा और एक लंबी सांस ली। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बेकार में यह दुकान चलाकर अपनी बेटी को परेशान कर रही हूं। आज का मैं... मां, ऐसा मत कहो। आप मेरा गर्व हो। जुहू के पास एक पुराने अपार्टमेंट में उनका घर था, जहां वह बचपन से रहती आई थी। घर पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। अदिति ने थके हुए शरीर के साथ अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। वर्दी की जगह सादे कपड़ों में खुद को देखना अजीब लग रहा था। वह फौजी क्यों बनी? अचानक आए, इस विचार ने अदिति को कुछ देर के लिए यादों में डुबो दिया। यादें कई साल पहले की थीं, जब वह स्कूल की वर्दी पहनती थी। उस दिन भी आज की तरह ही समुद्र की नमकीन महक हवा में थी। स्कूल के बाद अपनी मां की दुकान पर जाते समय उसने एक गली में कुछ गुंडों को एक छात्र को परेशान करते देखा। वे छात्र के पैसे छीन रहे थे और उसे धमका रहे थे ताकि वह विरोध न कर सके। अदिति डर गई थी। वह वहां से गुजर जाना चाहती थी, लेकिन उसके कदम नहीं उठे। तब वह आज की तरह एक प्रशिक्षित सैनिक नहीं थी, वह बस एक कमजोर छात्रा थी। आखिरकार वह कुछ भी किए बिना वहां से गुजर गई। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए उस परेशान छात्र की डरी हुई आंखें याद करके अदिति शर्म और लाचारी से कांप उठी थी। एक कमजोर की रक्षा न कर पाने का अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। उसी दिन के बाद अदिति ने फैसला किया, वह फिर कभी लाचारी से मुंह नहीं मोड़ेगी। वह कमजोर लोगों की ढाल बनेगी। उसने एक मार्शल आर्ट क्लास में दाखिला लिया और किसी से भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी डा में प्रवेश पाया। और आखिरकार उसने सबसे कठिन रास्ता चुना, विशेष बल का, वह भी मार्कोस का, जहां पुरुष सैनिक भी टिक नहीं पाते। उसने हमेशा खुद को चुनौती दी। उसे जो चीज हिम्मत देती थी वह थी उन लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिन्हें सुरक्षा की जरूरत थी। और उस जिम्मेदारी के मूल में उसकी मां थी, जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके उसे पाला था। आज रात उसने अपनी मां की रक्षा की थी। वह अतीत की लाचार लड़की नहीं थी, लेकिन दिल के एक कोने में अभी भी एक बोझ था। जिस जगह पर उसकी मां ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह इतनी अराजक हो गई थी। इस बात का गुस्सा और ऐसी स्थिति बनने तक खुद की लापरवाही पर आत्मग्लान। यह मामला सिर्फ उन दो गुंडों को निपटाने से खत्म नहीं होगा। उनके पीछे के संगठन और इस गली के दुकानदारों को लगातार परेशान करने वाली इस संरचनात्मक समस्या को हल करना होगा। अदिति की आंखें फिर से एक सैनिक की तरह हो गईं। उसकी छुट्टी अब सिर्फ आराम नहीं थी, उसे एक नया मिशन मिल गया था। अगली सुबह अदिति ने इंस्पेक्टर समीर पाटिल को फोन किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं अदिति बोल रही हूं। कल के मामले के बारे में मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। क्या आप उस बिच्छू गैंग नाम के संगठन की बंगा रूप से जांच करने की योजना बना रहे हैं, जिससे रंगा और छोटू जुड़े हुए हैं? फोन के दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर पाटिल की आवाज में आश्चर्य था। हां, बिल्कुल,
लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, ये संगठन अपनी पूंछ बचाने में माहिर होते हैं। ज्यादा संभावना यही है कि सजा इन छोटे मोटे गुंडों तक ही सीमित रह जाएगी और मामला रफा दफा हो जाएगा। ठोस सबूत या किसी अंदरूनी गवाह के बिना ऊपरी स्तर तक पहुंचना मुश्किल है, तो मैं आपकी मदद करूंगी। अदिति की आवाज दृढ़ थी। जी मेजर, आप कैसे? इंस्पेक्टर साहब, मैं सूचना एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और ऑपरेशन की योजना बनाने में विशेषज्ञ हूं। बेशक मैं सीधे जांच में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन इस मामले की एक पीड़ित और गवाह के तौर पर मैं जो देखती, सुनती और विश्लेषण करती हूं, वह जानकारी देकर जांच में सहयोग कर सकती हूं। मैं इस मौके पर दादर की इस गली से उस जहरीले पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती हूं। उसकी बातों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि देश और नागरिकों की रक्षा करने वाले एक सैनिक का दृढ़ संकल्प था। इंस्पेक्टर समीर पाटिल कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने फैसला करते हुए कहा, ठीक है मेजर, आप जैसे किसी के साथ यह कोशिश करने लायक है। अदिति की छोटी सी छुट्टी अब मुंबई की रात की गलियों को साफ करने के लिए एक अदृश्य युद्ध की प्रस्तावना बन चुकी थी। उसने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। शांतिपूर्ण दिखने वाले इस शहर के पीछे एक अंधेरा छिपा था जिसे खत्म करना जरूरी था, और वह उस अंधेल करना मुंबई की प्रॉपर्ड में इन देल में शहर के पीछे कारी अंधेरे में कदम रखने के लिए तैयार थी। आदित्य सिंह और इंस्पेक्टर समीर पाटिल दादर के ऊपर दिखने वाले वर्ली सी फेस के एक शांत बेंच पर फिर से मिले। पुलिस स्टेशन या कैफे जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने का सुझाव इंस्पेक्टर पाटिल का था। उनकी मुलाकात अब एक आधिकारिक गवाह से पूछताछ ना तक नहीं, बल्कि एक अनौपचारिक सहयोग की शुरुआत थी। मेजर, सेना में सीखे गए कौशल को नागरिक जांच में इस्तेमाल करने का विचार, सच कहूं तो पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा। इंस्पेक्टर पाटिल ने एक कप चाय की चुस्की लेते हुए कहा, लेकिन सोचने पर लगा कि शायद आप उन पहलुओं पर ध्यान दिला सकती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। कहते हैं दुश्मन को जाने बिना जंग नहीं जीती जा सकती, और हम इस बिच्छू गैंग के बारे में बहुत कम जानते हैं। अदिति ने दूर समुद्र की ओर देखते हुए कहा, युद्ध और अपराध मूल रूप से समान होते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जानकारी इकट्ठा करनी होती है, कमजोरियों का विश्लेषण करना होता है और सबसे प्रभावी तरीके से हमला करना होता है। अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत जानकारी की है, खासकर जमीनी स्तर पर सक्रिय मानव स्रोत की। मानव स्रोत? आपका मतलब दुकानदारों से है? लेकिन वे सब बदले के डर से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अगर हम आधिकारिक तौर पर पूछताछ शुरू करेंगे तो यह बात तुरंत बिच्छू गैंग के कानों तक पहुंच जाएगी, और जो थोड़ी बहुत मदद की उम्मीद है वह भी खत्म हो जाएगी। इंस्पेक्टर पाटिल की बातों में एक जमीनी पुलिस वाले की हताशा थी। इसीलिए पुलिस की नहीं, मेरी जरूरत है। अदिति की आंखें चमक उठीं। मैं मीरा की बेटी हूं, फौजी अदिति सिंह नहीं। बस छुट्टी पर आई एक बेटी के तौर पर मैं दुकानदारों से मिलूंगी, पुलिस की तरह सख्त सवाल नहीं पूछूंगी, उनके साथ चाय पीऊंगी, धंधे की मुश्किलों पर बात करूंगी और स्वाभाविक रूप से उनकी परेशानियां सुनूंगी। किसने, कब और किस तरह से पैसे वसूले, उनके काम करने का तरीका, गैंग में उनकी भूमिकाएं, इन सब बातों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनानी होगी। वह ऐसे समझा रही थी मानो किसी सैन्य अभियान की ब्रीफिंग कर रही हो। उसका इरादा एक आतंकवादी नेटवर्क का विश्लेषण करने की तरह एक आपराधिक संगठन के पैसे के प्रवाह और प्रभाव के तरीकों को समझना था। इंस्पेक्टर पाटिल उसकी बातों से प्रभावित होकर सिर हिला रहे थे। उस दोपहर से अदिति का खामोश मिशन शुरू हो गया। वह अपनी मां की दुकान पर मदद करते हुए स्वाभाविक रूप से दुकानदारों के साथ घुल मिल गई। शुरू में झिझकने वाले दुकानदार भी उसे चुपचाप गर्मा गर्म वड़े तलते और पाव सेंकते हुए पसीना बहाते देखकर धीरे धीरे खुलने लगे। अरे अदिति, मेजर सुनकर तो लगा था कि बहुत खड़ूस होगी, पर तू तो अपनी मीरा बहन की सीधी सादी बेटी ही है। सरिता मावशी ने हंसते हुए अदिति का कंधा थपथपाया। सच बताऊं तो ये गुंडे कोई पहली बार नहीं आए हैं, कई सालों से यही चल रहा है। शुरू में कुछ 100 रुपये लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब तो जैसे हर महीने की तनख्वाह वसूलते हैं। उनकी बात एक संकेत बन गई और दूसरे दुकानदार भी अपनी आप बीती सुनाने लगे। हाँ, वो रंगा तो बस एक प्यादा है, असली खतरनाक आदमी तो कोई और है।
एक फल बेचने वाले ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। महीने में एक बार एक बहुत ही शरीफ दिखने वाला आदमी आता है और पैसे इकट्ठा करता है। हम उसे यशवंत कहते हैं। वह कभी गाली नहीं देता, कभी हाथ नहीं उठाता, लेकिन उसकी नजरें खून सुखा देती हैं। यशवंत। एक नया नाम सामने आया था। अदिति ने उस नाम को अपने दिमाग में बैठा लिया। रंगा और छोटू तो गली के आम गुंडे थे, लेकिन यह यशवंत कुछ अलग था। उसके गैंग में एक ऊंचे पद पर होने की संभावना थी। अदिति ने दुकानदारों की गवाहियों को एक पहेली के टुकड़ों की तरह जोड़ना शुरू कर दिया। यशवंत हर महीने के आखिरी बुधवार की शाम को आता है। वह हर दुकानदार से सीधे पैसे लेता है और किसी बही खाते की जगह टैबलेट जैसी किसी चीज का इस्तेमाल करता है। वह हिंसा नहीं करता, लेकिन उसके आने के बाद जो दुकानदार आनाकानी करता है, उसकी दुकान पर अचानक कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। या तो कोई दुकान का शीशा तोड़कर भाग जाता है, या फिर अचानक माल की सप्लाई बंद हो जाती है। वह हर रात एक डायरी में उस दिन मिली जानकारी को दर्ज करती। दुकानदारों के रिश्ते, बिच्छू गैंग के वसूली के रास्ते, मुख्य लोगों की विशेषताएं, जैसे किसी दुश्मन के इलाके का नक्शा बना रही हो। दादर की रात की गलियों पर फैले शोषण के अदृश्य नेटवर्क की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। यह जानकारी गुप्त रूप से इंस्पेक्टर पाटिल तक पहुंचाई जा रही थी और पुलिस अदिति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चुपचाप बाहर से जांच का दायरा बढ़ा रही थी। कुछ दिनों बाद एक शांत शाम थी। अदिति अपनी मां के साथ दुकान बंद करने की तैयारी कर रही थी। तभी एक महंगी काली सेडान कार दुकान के सामने आकर रुकी। कार से एक साफ सुथरे सूट में लगभग 35 साल का एक आदमी उतरा। उसने एक महंगी घड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बड़े सलीके से संवारे हुए थे। वह किसी गुंडे की बजाय किसी बड़ी कंपनी का अधिकारी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें सांप की तरह ठंडी और निर्मम थीं। मीरा देवी जी? उस आदमी ने नरम आवाज में पूछा। आप कौन? मीरा देवी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। उस आदमी ने एक बार अदिति की ओर देखा और फिर हल्का सा सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम यशवंत है। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले हमारे कुछ लड़कों ने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की। उन्हें सही से न सिखा पाना मेरी ही नाकामी है। मैं सच में माफी चाहता हूं। यशवंत। यह वही आदमी था जिसके बारे में दुकानदार बात कर रहे थे। उसने अपनी जेब से एक मोटा नोटों का लिफाफा निकाला और मीरा देवी को देने लगा। यह टूटे हुए सामान और आपकी मानसिक पीड़ा के लिए एक छोटा सा मुआवजा है। कृपया इसे स्वीकार करें। अदिति आगे बढ़ी और उसका हाथ रोक दिया। रहने दीजिए, मुआवजा हम पुलिस के जरिए कानूनी तौर पर लेंगे। यशवंत ने मानो अदिति की इस हरकत का अंदाजा पहले ही लगा लिया हो, एक हल्की सी मुस्कान दी। तो आप ही उनकी बेटी हैं? अदिति सिंह। सही कहा ना? मैंने सुना है आप बहुत काबिल हैं। छुट्टी पर घर आकर आपने एक अच्छा काम किया। आपकी वजह से हमें भी अपने नासमझ लड़कों को सबक सिखाने का मौका मिला। उसका लहजा बेहद विनम्र था, लेकिन उसमें छिपा कांटा तेज था। लेकिन दुनिया के मामले ऐसे ही होते हैं। अगर आप सिर्फ इंसाफ के पीछे भागेंगी तो अक्सर लोग घायल हो जाते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी। हम तो बस इन दादर के दुकानदारों के साथ लंबे समय तक अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। आपकी मां ने भी दशकों से यहां धंधा किया है और उन्हें आगे भी शांति से धंधा करना चाहिए, है ना? यह माफी के बहाने एक साफ धमकी थी। इस मामले को और मत बढ़ाओ, वरना तुम्हारी मां सुरक्षित नहीं रहेगी। उसकी आंखें यही कह रही थीं। मेरी बेटी से क्या कह रहे हो? दफा हो जाओ यहां से, मीरा देवी चिल्लाईं। लेकिन यशवंत ने कोई परवाह नहीं की और सिर्फ अदिति को घूरता रहा। अदिति ने उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए ठंडे स्वर में कहा, अच्छे संबंध? एक तरफा शोषण को अच्छे संबंध नहीं कहते। आप जिसे शांति कहते हैं, उसके लिए दिए जाने वाले पैसे हमारे दुकानदारों के खून पसीने की कमाई है। यह आप जानते हैं। जाइए और अपने आकाओं से कह दीजिए, मीरा की बेटी इस दादर से इन परजीवियों को पूरी तरह खत्म करने से पहले चुप नहीं बैठेगी। अदिति की आवाज स्टील की तरह कठोर थी। उसी क्षण यशवंत का नरम चेहरा पहली बार सख्त हुआ। उसकी आंखों से गुजरी एक कातिलाना झलक अदिति से छिपी नहीं रही। अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, यशवंत ने संक्षिप्त में कहा और मुड़कर अपनी कार में बैठ गया। काली सेडान चुपचाप रात में गायब हो गई। उसके जाने के बाद वहां एक भारी खामोशी छा गई। मां का चेहरा डर से पीला पड़ गया था।
आसपास से छिपकर देख रहे दुकानदारों के चेहरों पर भी खौफ था। रंगा जैसे गुंडों की बदमाशी से अलग एक संगठित खतरे की हकीकत उनकी आंखों के सामने थी। अदिति को अब एहसास हो गया था कि उसे अब और भी चालाक और खतरनाक दुश्मन का सामना करना है। एक अदृश्य मोर्चे की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। यशवंत के आने के बाद दादर की उस गली में तूफान से पहले की शांति जैसा तनाव छा गया। दुकानदारों ने बातें करना कम कर दिया और बात करते समय भी आसपास देखने की आदत पड़ गई थी। बिच्छू गैंग का अदृश्य दबाव उनकी सांसों को रोक रहा था। इंस्पेक्टर समीर पाटिल की टीम भी मुश्किलों का सामना कर रही थी। उन्होंने यशवंत नाम के व्यक्ति की जांच की, लेकिन वह एक भूत की तरह था। उसके नाम पर जो कंपनियां थीं वे कागज पर थीं और पैसों का लेन देन कई फर्जी बैंक खातों के जरिए हो रहा था। ठोस सबूत के बिना उसे पकड़ना नामुमकिन था। इस बीच अदिति ने महसूस किया कि उसमें भी बदलाव आ रहे हैं। जब बेस से फोन आता या दोस्तों से बात होती तो उसे वह दुनिया बहुत दूर की लगती थी। उसका पूरा ध्यान दादर के इस अदृश्य दुश्मन पर था। नापा थी और वे दुश्मन भी उसे देख रहे थे। जब वह अपनी मां के लिए सामान खरीदने बाजार जाती तो एक ही जगह पर खड़ी एक पुरानी वैन हमेशा उसकी नजर में आती। जब वह किसी दुकान पर सैन्य रणनीति की किताबें देख रही होती तो टोपी पहने एक आदमी अजीब तरह से मैगजीन देखने का नाटक करते हुए उसे घूरता। निगरानी, वह भी बहुत अनाड़ी किस्म की। नौसिखिए, अदिति ने मन ही मन सोचा। दुश्मन की हरकतों का पता लगाने के लिए मीलों तक रेंगने और कई दिनों तक छिपकर रहने वाली उसके लिए यह निगरानी बच्चों का खेल थी। उसने उनकी निगरानी का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करने का फैसला किया। एक दोपहर अदिति ने जानबूझकर इंस्पेक्टर पाटिल को फोन करने का नाटक करते हुए जोर से कहा, हां इंस्पेक्टर साहब, आज शाम 7 बजे गेटवे ऑफ इंडिया पर मिलते हैं। मैंने जो गवाहों की सूची तैयार की है वह आपको वहीं दूंगी। स्वाभाविक रूप से उसकी निगरानी कर रहे बिच्छू गैंग के गुंडों के कानों में यह बात पड़ गई। उस शाम जब अदिति बताई हुई जगह की ओर जा रही थी तो 3-4 गुंडे उसका पीछा करने लगे, लेकिन अदिति ने तंग गलियों और लोकल ट्रेन बदलकर उन्हें चकमा दिया और एक बिल्कुल अलग जगह वर्ली फोर्ट पर इंस्पेक्टर पाटिल से मिली। गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचे गुंडे घंटों इंतजार करने के बाद समझे कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। इस तरह की गलत जानकारी फैलाने का सिलसिला कुछ और बार चला और बिच्छू गैंग के निगरानी तंत्र में भ्रम पैदा करने के लिए यह काफी था। उन्हें अब एहसास होने लगा था कि जिस महिला से वे निपट रहे हैं वह कोई साधारण महिला नहीं है, लेकिन सिर्फ इस मनोवैज्ञानिक युद्ध से स्थिति को नहीं बदला जा सकता था। एक निर्णायक वार की जरूरत थी, यानी उनके अपराधों को साबित करने वाले ठोस सबूत, और वह सबूत सिर्फ दुकानदारों के पास थे। अदिति के लगातार समझाने और उसके अटूट इरादों को देखकर सबसे पहले सरिता मावशी आगे आईं। उन्होंने रात में अपनी दुकान पर कुछ हमख्याल दुकानदारों को इकट्ठा किया। मीरा देवी और अदिति भी वहां मौजूद थीं। हम कब तक ऐसे डरकर जिएंगे? क्या हमने पूरी जिंदगी मेहनत इसलिए की कि इन गुंडों को पैसे देते रहें? सरिता मावशी का गुस्सा फूट पड़ा। अदिति अपनी जान पर खेलकर हमें बचाने की कोशिश कर रही है और हम अगर छिपे रहेंगे तो क्या फायदा? यह सही नहीं है। उनकी बातों से दूसरे दुकानदार भी सहमत होने लगे। डर पर गुस्सा हावी हो रहा था। उन्होंने पिछले कई सालों में बिच्छू गैंग को दिए गए पैसों की रकम, तारीखें और पैसे लेने आए गुंडों के हुलिये, जो भी याद था सब कुछ बताना शुरू कर दिया। किसी के पास धमकी के समय चुपके से रिकॉर्ड की गई ऑडियो फाइल थी, मिलती 1000 से, तो किसी के पास दुकान के सीसीटीवी की फुटेज जिसमें दूर से पैसे देने का दृश्य कैद हो गया था। उन्होंने मिलकर एक गुप्त हिसाब किताब की डायरी बनाना शुरू कर दिया। कब, किसने, कितना पैसा छीना, यह सब उसमें लिखा हुआ था। वह डायरी दुकानदारों के खून पसीने का रिकॉर्ड थी। अदिति ने उन सभी जानकारियों को व्यवस्थित किया और उन्हें कानूनी सबूत के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है इस पर सलाह दी। छोटे और कमजोर दिखने वाले दुकानदारों की यह एकता एक बड़ी दरार की शुरुआत थी। बिच्छू गैंग को भी इस हलचल की भनक लग गई थी। यशवंत ने अदिति को सीधे नुकसान पहुंचाने में जोखिम समझा और एक और घटिया तरीका चुना। उसने समुदाय की सबसे कमजोर कड़ी पर हमला किया। कुछ दिनों बाद सरिता मावशी के बेटे की छोटी सी डिलीवरी कंपनी में एक घटना हुई। बाइक पर डिलीवरी के लिए जा रहे उनके बेटे को सिग्नल पर खड़ी बाइक पर पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। सौभाग्य से चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन असली समस्या उसके बाद शुरू हुई। ट्रक से उतरा ड्राइवर माफी मांगने के बजाय बोला, आंखें खोलकर चला। अगली बार सिर्फ अस्पताल से काम नहीं चलेगा,
यह कहकर वह गायब हो गया। यह एक साफ बदला और चेतावनी थी। यह खबर सुनकर दुकानदार दहशत में आ गए। अपनी वजह से किसी के बेटे को नुकसान पहुंचते देख सरिता मावशी टूट गईं। मैंने गलत सोचा। हम उन लोगों को कैसे हरा सकते हैं? वह खुद को कोसने लगीं और उनके सामने दुकानदारों का संकल्प फिर से डगमगाने लगा। ठीक उसी समय अस्पताल से लौटा सरिता मावशी का बेटा दुकान में आया। उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था, लेकिन उसने अपनी मां और दुकानदारों को देखकर उल्टा गुस्सा किया। मां, आप अभी हार मान रही हैं? वे लोग यही तो चाहते हैं। अगर हम ऐसे डरकर पीछे हट गए तो पूरी जिंदगी इन लोगों के गुलाम बनकर रहना होगा। मुझे जो चोट लगी है वह ठीक हो जाएगी। अगर इन सबको जेल भेजने के लिए यह जरूरी है तो मैं कई बार यह सह सकता हूं। आपका साथ हर लेने की गार कर रहेंगे। बेटे की हिम्मत भरी बातों ने सरिता मावशी को फिर से खड़ा कर दिया। उस दृश्य ने दूसरे दुकानदारों के दिलों में बुझती हुई चिंगारी को फिर से जला दिया। डर गुस्से में बदल रहा था और गुस्सा हिम्मत में। वे अब और नहीं हिचकिचाए। उस रात दुकानदारों की सभी उम्मीदों और सबूतों से भरी वह गुप्त डायरी और अन्य सामग्रियां आदित्य के हाथों से होकर इंस्पेक्टर समीर पाटिल तक पहुंच गईं। सामग्री हाथ में लेते हुए इंस्पेक्टर पाटिल का हाथ कांप रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर है। धन्यवाद और माफ कीजिए। यह काम हमें करना चाहिए था। अदिति ने उनका कंधा थपथपाते हुए कहा। अब शुरुआत हुई है इंस्पेक्टर साहब। इन सबूतों से हम एक दरार पैदा कर सकते हैं। इंस्पेक्टर पाटिल ने दृढ़ निश्चय वाली नजरों से जवाब दिया। दरार नहीं मेजर, इससे तो हम बांध तोड़ सकते हैं। मैं तुरंत यशवंत के दफ्तर की तलाशी का वारंट निकलवाता हूं। अब जवाबी हमले का समय है। वी-चाकिंग हमले का समय है। वी-चाकिंग हमले का तलाशी का ती है। मुंबई की गहरी रात में आखिरकार जवाबी हमले का बिगुल बज चुका था। वह छोटी सी दरार अब एक ऐसे बड़े भूचाल की शुरुआत बनने वाली थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। सुबह की धुंध छांटने से पहले मुंबई के एक ऑफिस बिल्डिंग के बेसमेंट पार्किंग में पुलिस की गाड़ियां चुपचाप दाखिल हुईं। बसों से उतरे दर्जनों पुलिसकर्मी और कमांडो तेजी से अपनी अपनी जगह लेने लगे। इंस्पेक्टर समीर पाटिल ने एक नक्शा फैलाकर आखिरी ब्रीफिंग शुरू की। लक्ष्य है 15वीं मंजिल सागर एक्सपोर्ट्स। यह बिच्छू गैंग के पैसे धोने का अड्डा और यशवंत का ठिकाना है। टीम ए सामने के गेट से, टीम बी आपातकालीन सीढ़ियों से एक साथ अंदर जाएगी। अंदर के कर्मचारियों से प्रतिरोध हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। सबसे पहले कंप्यूटर हार्ड डिस्क और फाइलिंग कैबिनेट को कब्जे में लेना है। सब तैयार हैं? हां सर। तनाव भरे माहौल के बीच इंस्पेक्टर पाटिल का हाथ ऊपर उठा। ऑपरेशन शुरू। पुलिसकर्मी इमारत के दिल की ओर छोड़े गए तीरों की तरह फैल गए। 15वीं मंजिल पर सागर एक्सपोर्ट्स के दफ्तर में कर्मचारी बेखबर होकर कॉफी पी रहे थे और दिन का काम शुरू कर रहे थे। तभी मुंबई पुलिस, सब लोग हाथ ऊपर करके अपनी जगह पर रुक जाओ, की चीख के साथ दफ्तर का दरवाजा खुला और बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने पुलिस वाले अंदर घुस आए। दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। कुछ गुंडों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे प्रशिक्षित कमांडो के सामने टिक नहीं सके। यशवंत अपने दफ्तर में खिड़की से बाहर देखते हुए आराम से फोन पर बात कर रहा था। तभी दरवाजा टूटने की आवाज के साथ इंस्पेक्टर पाटिल अंदर घुसे। उसके चेहरे से पहली बार सुकून गायब हुआ और घबराहट फैल गई। यशवंत, तुम्हें जबरन वसूली, धमकी और संगठित अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें वकील रखने का। यह क्या बकवास है? तुम लोग पागल हो गए हो? मेरे वकील को बुलाओ। यशवंत चिल्लाया, लेकिन उसकी कलाई पर ठंडी हथकड़ियां लग चुकी थीं। तलाशी अभियान सफल रहा। दफ्तर से न केवल दादर बाजार बल्कि मुंबई के कई अन्य इलाकों से वसूले गए पैसों का हिसाब रखने वाली दोहरी बही खाते मिले। कंप्यूटर से ऊपरी स्तर के गुंडों के साथ बातचीत के रिकॉर्ड और पैसों के लेन देन को साबित करने वाले निर्णायक सबूत मिले। उसी समय अदिति दादर की ठेले वाली गली में थी। वह हमेशा की तरह अपनी मां की मदद कर रही थी, लेकिन उसके कान में एक छोटा सा वायरलेस ईयरफोन लगा था और वह इंस्पेक्टर पाटिल के साथ लगातार संपर्क में थी। तलाशी की सफलता और यशवंत की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और राहत की सांस ली। उसकी मौजूदगी ही डरे हुए दुकानदारों के लिए एक सहारा थी। अदिति, सच में सब ठीक हो जाएगा ना? वे लोग चुप नहीं बैठेंगे। चिंतित मीरा देवी के सवाल पर अदिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब वे हमारी चिंता करने की हालत में नहीं है मां। वे अपनी ही आग बुझाने में व्यस्त रहेंगे।
उसकी बात सही थी। पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में यशवंत घिरा हुआ था। शुरू में वह चुप रहा और सिर्फ अपने वकील को बुलाने की रट लगाता रहा, लेकिन जब इंस्पेक्टर पाटिल ने दुकानदारों द्वारा खून पसीने से लिखी गई गुप्त डायरी और दफ्तर से जब्त की गई दोहरी बही खातों को उसके सामने रखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यशवंत, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो अकेले यह सब अपने सिर पर लेकर 10-15 साल जेल में सड़ो, या फिर अपने आकाओं का नाम बताकर अपनी सजा कम करवा लो। तुम जैसे होशियार आदमी को पता है कि किसमें फायदा है। इंस्पेक्टर पाटिल के दबाव और फुसलाने पर यशवंत घंटों सोचता रहा। संगठन की वफादारी एक धोखा थी। आखिरकार उसने अपनी जान बचाने के लिए मुंह खोल दिया। उसके मुंह से बिच्छू गैंग के मुख्य सरगनाओं और उनकी शह पर किए गए बड़े अपराधों की कहानियां झरने की तरह बहने लगीं। मामला अब दादर बाजार के एक छोटे से झगड़े से बढ़कर पूरे मुंबई को हिला देने वाले एक बड़े संगठित अपराध के सफाये के अभियान में बदल चुका था। मुंबई पुलिस ने तुरंत एक विशेष जांच दल सित का गठन किया और मीडिया में भी धीरे धीरे इससे जुड़ी खबरें आने लगीं। उस रात देर तक अपनी मां की दुकान समेटने में मदद करते हुए अदिति को गोदाम के एक कोने में एक पुराना संदूक मिला। यूं ही संदूक खोलने पर उसे एक पुरानी एल्बम मिली। एल्बम खोलते ही एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर सामने आई। जवानी के दिनों की उसकी मां और उनके बगल में पुलिस की वर्दी में गर्व से खड़ा एक आदमी। वह उसके पिता थे जो बचपन में ही गुजर गए थे। मां, यह तस्वीर, ओह तेरे पापा, जवानी के दिनों में, यह शायद तेरे जन्म से ठीक पहले की है। मीरा देवी ने तस्वीर को देखकर एक फीकी मुस्कान दी। पापा की मृत्यु कैसे हुई थी? मैं बहुत छोटी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। अदिति के सवाल पर मां ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा। तेरे पापा एक बहुत ही ईमानदार और उसूलों वाले इंसान थे। उस समय भी मुंबई में आज की तरह गुंडों का राज था। तेरे पापा के इलाके के बाजार के दुकानदारों को वे बहुत परेशान करते थे। उसी जड़ को खत्म करने के लिए वह दिन रात लगे रहते थे। और फिर मां अपनी बात पूरी नहीं कर सकी, लेकिन अदिति सब समझ गई थी। उसके पिता भी उसी लड़ाई को लड़ रहे थे। इस शहर के अंधेरे में आम लोगों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वे शहीद हो गए थे। उसने तो यह सब अपनी मां की रक्षा के लिए शुरू किया था, लेकिन अनजाने में वह अपने पिता के रास्ते पर चल पड़ी थी। एक गर्म एहसास उसके सीने में उठने लगा। यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी मां और दुकानदारों के लिए नहीं थी, बल्कि उसके पिता द्वारा अधूरे छोड़े गए मिशन को पूरा करने की एक नियति बन गई थी। तभी उसका फोन बजा। इंस्पेक्टर समीर पाटिल थे। उनकी आवाज सामान्य से कहीं ज्यादा गंभीर थी। मेजर, मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। यशवंत ने अपने सभी आकाओं के नाम उगल दिए हैं। हमने बिच्छू गैंग के असली सरगना, जिसे वे बॉसेस कहते हैं, उसकी पहचान भी कर ली है। समस्या यह है कि उन्हें भी पता चल गया है कि इस सब के पीछे एक फौजी की बेटी है। वह बॉस गुस्से से पागल हो रहा है। मेजर, अब आपको बहुत सावधान रहना होगा। यह सिर्फ गुंडों का सफाया नहीं है, यह एक जंग है। फोन रखकर अदिति ने सख्त चेहरे के साथ रात के शहर को देखा। छुट्टी खत्म हो चुकी थी, या शायद छुट्टी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। जिस शहर की रक्षा उसके पिता ने की और जिस गली में उसकी मां ने अपनी जिंदगी बसाई, वहां उसे एक सैनिक और एक बेटी के तौर पर एक आखिरी अपरिहार्य लड़ाई की तैयारी करनी थी। जवाबी हमले का बिगुल बज चुका था, लेकिन असली जंग अब शुरू होने वाली थी। मुंबई की रात गहरी थी और उस अंधेरे से भी ज्यादा गहरा एक साया शहर के शिखर पर कुंडली मारे बैठा था। बांद्रा के सबसे ऊंचे पेंट हाउस में, जहां से सी लिंक का नजारा किसी गहने की तरह चमक रहा था, बिच्छू गैंग का असली सरगना विक्रम राठौड़ मौजूद था। वह 50 के दशक के अंत में था, लेकिन सधे हुए शरीर और आत्मविश्वास से भरी चाल से उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और उस पर एक भी खरोंच नहीं थी, लेकिन उसके एक इशारे पर कई लोगों की किस्मत बदल जाती थी। उसके सामने उसका दाहिना हाथ शेखावत सिर झुकाए खड़ा था। यशवंत ने मुंह खोल दिया है बॉस, वह हमारे वकील से भी नहीं मिल रहा है और पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार है। विक्रम राठौड़ ने शराब का एक घूंट लिया और नजारे की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सबक सीखने के लिए उसे जेल जाना पड़ा। बेवकूफ। उसकी आवाज में गुस्सा या बेचैनी नहीं, बल्कि एक उबाऊ नाटक देखने जैसी उदासीनता थी।
तो इस सारे हंगामे की जड़ एक फौजी छोकरी है? जी बॉस, मार्कोस की एक सक्रिय मेजर अदिति सिंह, दादर वाली मीरा की बेटी। यशवंत भी उसी की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ा है। विक्रम राठौड़ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। अदिति सिंह, यह नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसकी यादों की गहराइयों में जैसे कोई पुराना संदूक खुल रहा हो। अतीत का एक धुंधला सा टुकड़ा उभरा। लगभग 20 साल पहले एक जिद्दी पुलिस इंस्पेक्टर जो उसके हर काम में अड़ंगा डालता था, एक ऐसा अड़ियल आदमी जिससे उसके ऊंचे संपर्कों वाले लोग भी परेशान थे। उसका नाम भी सिंह से शुरू होता था, शेखावत। जी बॉस, भौंकने वाले कुत्तों के लिए डंडा ही दवा है, लेकिन यह कोई मामूली कुत्ता नहीं, एक प्रशिक्षित शिकारी कुत्ता लगता है। शिकारी कुत्तों को तब तक अक्ल नहीं आती जब तक उनके मालिक को चोट न पहुंचे। विक्रम राठौड़ की आंखें चमकीं। उसकी मां को निशाना बनाओ, बहुत ही खामोशी और सफाई से। ऐसा लगना चाहिए कि यह एक हादसा था। ऐसा करो कि वह बेटी खुद मुंबई छोड़कर चली जाए और पूरी जिंदगी अपराध बोध में जिए। यही उस छोकरी के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। समझ गया बॉस। शेखावत एक साये की तरह वहां से चला गया। पेंट हाउस में फिर से खामोशी छा गई। विक्रम राठौड़ ने शराब का गिलास नीचे रखा और शहर की रोशनी की ओर घृणा भरी मुस्कान दी। उसके लिए मुंबई एक विशाल शतरंज की बिसात थी और अदिति सिंह बस एक अप्रत्याशित मोहरा जो थोड़ी देर के लिए खेल में रोमांच ले आया था। इस बीच दादर की उस गली में एक सतर्क खुशी का माहौल था। यशवंत की गिरफ्तारी की खबर दुकानदारों के लिए सूखे में बारिश जैसी थी। वे हर रात मीरा की दुकान पर इकट्ठा होकर जश्न मनाते। चर्चा का केंद्र स्वाभाविक रूप से अदिति थी। वह दुकानदारों के लिए सिर्फ एक हीरोइन नहीं, बल्कि एक देवी जैसी बन गई थी। अगर हमारी अदिति मेजर नहीं होती तो हम पूरी जिंदगी उन गुंडों को हफ्ता देते रहते। हां, अदिति ने हम सबको बचाया है। जैसे जैसे दुकानदारों की प्रशंसा बढ़ती गई, अदिति का दिल और भारी होता गया। वह जानती थी कि जितना ज्यादा वह सुर्खियों में आएगी, उतना ही दुश्मन का निशाना बनने का खतरा बढ़ेगा और वह तीर सबसे कमजोर कड़ी यानी उसकी मां की ओर जा सकता था। पिता की मौत का शक उसे और भी बेचैन कर रहा था। उसने इंस्पेक्टर समीर पाटिल की मदद से पुलिस के रिकॉर्ड रूम से अपने पिता स्वर्गीय इंस्पेक्टर अशोक सिंह की केस फाइल निकलवाई। धूल भरी फाइलों में उसके पिता का संघर्ष और जुनून साफ झलक रहा था। उन्होंने उस समय के बिच्छू गैंग के पैसे के लेन देन का लगभग पूरा पर्दाफाश कर दिया था और संगठन के पीछे के स्थानीय नेताओं और व्यापारियों के गठजोड़ तक पहुंच गए थे। उनकी जांच रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अंतिम लक्ष्य विक्रम राठौड़। यह सिर्फ एक गुंडा नहीं, बल्कि संगठन का दिमाग और भविष्य का सरगना है। इसे पकड़ने से ही गैंग की कमर तोड़ी जा सकती है। और उस रिपोर्ट के लिखे जाने के एक हफ्ते बाद ही उसके पिता की एक बारिश वाली रात में एक शराबी ट्रक ड्राइवर की टक्कर से मौत हो गई थी। आधिकारिक कारण था सड़क दुर्घटना, लेकिन अब देखने पर लाखानी वह मौत बहुत ही सही समय पर हुई थी। अदिति ने कांपते हाथों से अपने पिता के साथी जांचकर्ताओं की सूची देखी। ज्यादातर रिटायर हो चुके थे या दूसरे शहरों में ट्रांसफर हो गए थे। केवल एक ही व्यक्ति मुंबई में बचा था, उसके पिता के पार्टनर प्रकाश सावंत। खोजबीन के बाद प्रकाश सावंत उसे एक बंदरगाह के पास मछली पकड़ने के सामान की एक छोटी सी दुकान पर मिले। वह एक थके हुए बुढ़ापे में जी रहे थे। इंस्पेक्टर अशोक सिंह की बेटी हूं, यह सुनकर उन्होंने शक भरी नजरों से उसे देखा। पुरानी बातें खोदने से क्या फायदा, सब खत्म हो चुका है। पापा की मौत कोई हादसा नहीं थी, है ना? यह विक्रम राठौड़ और उसके लोगों का काम था। अदिति के सीधे सवाल पर प्रकाश सावंत की आंखें डगमगा गईं। उन्होंने एक लंबी सांस ली, दुकान का शटर गिराया और अदिति को अंदर बुलाया। अशोक सिंह, तुम्हारे पापा कोई मामूली इंसान नहीं थे। उन्होंने उस जगह पर हाथ डाला था जहां कोई नहीं डालता था। उस समय विक्रम राठौड़ आज की तरह बॉस नहीं था। वह बस सबसे क्रूर और खूंखार गुंडा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। जब दूसरे गुंडे डरा धमकाकर पैसे वसूलते थे, तब वह पैसे से ताकत और सत्ता खरीदता था। उन्होंने एक सिगरेट जलाई और बात जारी रखी। तुम्हारे पापा ने विक्रम के पैसे के लगभग सारे स्रोत ढूंढ निकाले थे, तभी ऊपर से जांच रोकने का दबाव आया। लेकिन अशोक ने हार नहीं मानी। वह अकेले ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे
और कुछ ही दिनों बाद वह हादसा हो गया। कोई सबूत नहीं था। वे लोग कोई नौसिखिए नहीं हैं जो निशान छोड़ दें। वे हड्डियां नहीं तोड़ते, वे इंसान का वजूद ही मिटा देते हैं। इसीलिए बेटी, और गहराई में मत जाओ। तुम्हारा भी हाल तुम्हारे पापा जैसा हो सकता है। उस पुराने पुलिस वाले की सलाह एक डरावनी चेतावनी थी। अदिति भारी मन से दुकान से निकली। विक्रम राठौड़ नाम का दुश्मन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरी जड़ों वाला था। उस रात विचारों में डूबी हुई वह टैक्सी से घर लौट रही थी। जब टैक्सी एक सुनसान तटीय सड़क पर चल रही थी, तभी अदिति के पूरे शरीर में खतरे की घंटी बजी। पीछे के शीशे में एक विशाल डंपर ट्रक अचानक अपनी गति बढ़ाते हुए डिवाइडर पार करके उनकी टैक्सी की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल किसी शराबी या नींद में गाड़ी चलाने वाले की नहीं थी। यह एक स्पष्ट इरादे के साथ अपने शिकार की सांसें रोकने वाले शिकारी की चाल थी। चाचा, बचाइए! अदिति की चीख के साथ ही ट्रक की विशाल हेडलाइट्स की रोशनी ने पूरी टैक्सी को अपनी चपेट में ले लिया। चीख की एक तेज आवाज के साथ सब कुछ सफेद हो गया। क्या पापा के आखिरी पल भी ऐसे ही थे? रीढ़ की हड्डी में मौत का एक ठंडा साया रेंग रहा था। धड़ाम एक ऐसी आवाज आई मानो दुनिया पलट गई हो, और टैक्सी एक कागज की तरह मुड़कर गार्डरेल से जा टकराई। टक्कर से कार के अंदर सब कुछ हवा में उछलकर बिखर गया। अदिति ने सहज रूप से खुद को सिकोड़ लिया और सिर को ढककर झटके को कम करने की कोशिश की। सीट बेल्ट कस गई थी और एयरबैग खुलकर आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। बारूद और जलते टायर की गंध नाक में भर गई। कुछ सेकंड की खामोशी। अदिति ने पूरे शरीर के दर्द को नजरअंदाज करते हुए स्थिति का जायजा लिया। चाचा, आप ठीक हैं? ड्राइवर खून से लथपथ कराह रहा था। वह होश में था। अदिति ने सीट बेल्ट खोली और मुड़े हुए दरवाजे से बाहर निकली। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें युद्ध के मैदान में दुश्मन का सामना करने वाले एक विशेष सैनिक की तरह ठंडी थीं। डंपर ट्रक कुछ मीटर आगे रुका हुआ था। ड्राइवर का दरवाजा खुला। एक आदमी ने एक पल इधर देखा और फिर दूसरी तरफ भागकर अंधेरे में गायब हो गया। उस छोटे से पल में अदिति ने उस आदमी के हुलिये और ट्रक के किनारे पर धुंधले अक्षरों में लिखे एक नाम को देख लिया था, जय हिंद ट्रांसपोर्ट। उसने तुरंत अपने फोन से 119 पर फोन किया और इंस्पेक्टर समीर पाटिल को सूचित किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं हूं। एक हमले को हादसे का रूप दिया गया है। यह विक्रम राठौड़ का युद्ध का ऐलान था और उसका तरीका 20 साल पहले उसके पिता की जान लेने वाले तरीके से भयानक रूप से मिलता जुलता था। गुस्सा उसके सिर तक चढ़ गया, लेकिन अदिति और भी ज्यादा शांत और ठंडी हो गई। अगर वह शिकार बन गई है तो अब शिकारी बनने की बारी थी। उसने फैसला किया कि वह अब अपनी मां को और खतरे में नहीं डाल सकती। अगली सुबह अदिति ने सोती हुई मां को जगाकर सारी स्थिति बताई। मीरा देवी ने अपनी बेटी के दृढ़ निश्चय को देखकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान बांध लिया। अदिति ने बेस पर संपर्क करके अनौपचारिक मदद मांगी और एक पुराने फौजी दोस्त की मदद से लोनावाला के पास एक शांत फार्म हाउस को अस्थायी ठिकाने के तौर पर चुना। यह एक आदर्श छिपाने की जगह थी। मां, बस कुछ दिन आप यहां रहिए। मैं सब कुछ खत्म करके आपको लेने आऊंगी। अपना ध्यान रखना। अदिति। मां की आंखों में आंसू लिए अदिति वापस युद्ध के मैदान में लौट आई। वह अब घर नहीं लौटी। वह इंस्पेक्टर पाटिल द्वारा व्यवस्थित एक छोटे से सेफ हाउस में रहकर जवाबी हमले की तैयारी करने लगी। वह अब सुरक्षा की जरूरत वाली एक आम नागरिक नहीं, बल्कि एक मिशन का संचालन करने वाली कमांडर थी। ट्रक ड्राइवर की पहचान हुई। सेफ हाउस में बने अस्थायी कंट्रोल रूम में अदिति ने पूछा। इंस्पेक्टर पाटिल ने एक रिपोर्ट उसे दी। हां, जय हिंद ट्रांसपोर्ट एक बंद हो चुकी फर्जी कंपनी है और ट्रक चोरी का है, लेकिन आपके बताए होलिये और आसपास के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके हमने संदिग्ध की पहचान कर ली है। उसका नाम पप्पू है, एक पुराना अपराधी। उस पर जुए का लाखों का कर्ज है। उसे पैसे के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। वे लोग पप्पू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुंह बंद करने के लिए उसे जरूर खत्म करने की कोशिश करेंगे। अदिति का अनुमान सही था। उसने मुंबई का नक्शा फैलाया और पप्पू के संभावित भागने के रास्तों और छिपने के ठिकानों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, पप्पू को तुरंत गिरफ्तार मत कीजिए। हमें उसे एक चारे के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, एक बड़ी मछली को पकड़ने के लिए।
अदिति ने शिकार की योजना समझानी शुरू की। पुलिस पप्पू के जान पहचान वाले इलाकों में घेराबंदी करने का नाटक करके उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगी। साथ ही उसे ऐसी स्थिति में धकेला जाएगा जहां उसे बिच्छू गैंग से मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिस पल बिच्छू गैंग पप्पू को निकालने या खत्म करने के लिए हरकत करेगा, उसी पल हमला किया जाएगा। आचार करने के लिए इस पल बिच्छू गैंग से संबंध देखा। उसने कुछ संभावित जगहों, जैसे कि एक बंद पड़ी फैक्ट्री, बंदरगाह के गोदाम को चुना और हर जगह के भूगोल और संरचना का विश्लेषण करके पुलिस के छिपने के ठिकानों और संभावित मुठभेड़ की रणनीति तक की योजना बनाई। इंस्पेक्टर समीर पाटिल और उनके साथी एक सक्रिय विशेष बल के कमांडर की लाइव ऑपरेशन ब्रीफिंग को मुंह खोले देखते रहे। ऑपरेशन अदिति के अनुमान के अनुसार ही चला। पुलिस का शिकंजा कसते ही घबराए हुए पप्पू ने आखिरकार बिच्छू गैंग से संपर्क किया और उस रात बिच्छू गैंग ने पप्पू को एक नाव में बिठाकर विदेश भगाने के लिए वसई के एक पुराने कोल्ड स्टोरेज में मिलने का फैसला किया। यह उन जगहों में से एक थी जिसे अदिति ने सबसे संभावित मिलन स्थल के रूप में चुना था। अंधेरा छाते ही कोल्ड स्टोरेज के चारों ओर दर्जनों पुलिसकर्मी चुपचाप तैनात हो गए। अदिति इंस्पेक्टर पाटिल के साथ एक कमांड वैन में बैठकर वायरलेस पर स्थिति की निगरानी कर रही थी। लक्ष्य वाहन अंदर आ रहा है। एक काली वैन तय समय पर बिच्छू गैंग की गाड़ी गोदाम के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी से उतरने वाले रंगा जैसे गली के गुंडे नहीं थे। वे प्रशिक्षित और सतर्क थे। वे विक्रम राठौड़ के खास गुर्गे थे। उनका नेतृत्व शेखावत कर रहा था। जैसे ही उन्होंने पप्पू से संपर्क किया, इंस्पेक्टर पाटिल का आदेश आया। हमला। चारों ओर छिपे पुलिसकर्मी एक साथ गोदाम पर टूट पड़े। हिलना मत। पुलिस अफरा तफरी के बीच गोलियों की जगह एक भीषण हाथापाई हुई। बिच्छू गैंग के गुर्गों ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन संख्या में अधिक पुलिस के सामने वे टिक नहीं सके। ज्यादातर गुंडे पकड़े गए। तभी शेखावत धुएं की तरह गोदाम के पिछले हिस्से से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस रास्ते पर अंधेरे से भी ज्यादा गहरा एक साया उसका इंतजार कर रहा था। वह अदिति थी। वह आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन में शामिल नहीं हो सकती थी, लेकिन किसी भी अनहोनी की स्थिति में उसने सबसे महत्वपूर्ण भागने के रास्ते को संभाल रखा था। शेखावत, है ना? बॉस के पास अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। अदिति की आवाज पर शेखावत चौंककर मुड़ा। उसकी आंखों के सामने अदिति खड़ी थी, दुबली पतली लेकिन स्टील जैसी हिम्मत वाली महिला। उसने अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन अदिति की हरकत उससे कहीं ज्यादा तेज थी। उसने जमीन से उछलकर उसकी कलाई को मोड़ा और उसकी छाती पर कोहनी से वार किया। यह एक पेशेवर घातक हमला था। शेखावत बिना चीखे जमीन पर गिर गया। उसने दर्द में खुद को देख रही अदिति की आंखों को देखा। वे आंखें शिकार की सांसें रोकने वाले एक शिकारी की ठंडी आंखें थीं। दो पेशेवर, एक अपराध के साये में, दूसरा देश के नाम पर। अपने अपने रास्ते पर चलने वाले दो अस्तित्व आखिरकार टकरा चुके थे। अब राजा को पकड़ने के रास्ते का आखिरी प्यादा पकड़ा जा चुका था। शेखावत की गिरफ्तारी ढहते हुए किले के आखिरी खंभे को गिराने जैसी थी। वह यशवंत से कहीं ज्यादा विक्रम राठौड़ के सबसे गहरे राज्यों का हिस्सेदार था। पूछताछ कक्ष में शुरू में वह चुप रहा। संगठन के दूसरे नंबर के आदमी होने का घमंड और बॉस के प्रति आखिरी वफादारी उसे हिम्मत दे रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर समीर पाटिल की टीम ने अदिति की सलाह पर उसकी सबसे कमजोर नस को दबाया। वह थी जीने की इच्छा। शेखावत, तुम चुप भी रहोगे तो भी खेल खत्म हो चुका है। यशवंत के बही खाते, पप्पू की गवाही और तुम्हारे अपने आदमियों के बयान, इन सब के आधार पर विक्रम राठौड़ को या तो उम्र कैद होगी या फांसी। लेकिन अगर तुम आखिर तक मुंह बंद रखोगे तो क्या होगा? विक्रम राठौड़ सारा इल्जाम तुम्हारे सिर पर डालकर अपनी जान बचा लेगा। वह कहेगा कि यह सब शेखावत ने अकेले किया। तुम इस दुनिया के कायदे बेहतर जानते हो। निर्णायक वार अदिति द्वारा दी गई जानकारी थी। उसने शेखावत की मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि वह विक्रम के प्रति पूरी तरह से वफादार नहीं, बल्कि डर के कारण उसकी बात मानता है। क्या आपको लगता है कि विक्रम राठौड़ आपका साथ देगा? आपके पकड़े जाते ही उसने आपके परिवार के आसपास अपने आदमी लगा दिए हैं, यह देखने के लिए कि आप मुंह खोलते हैं या नहीं।
यही आपके बॉस का तरीका है। इस बात पर शेखावत की आंखें पहली बार बुरी तरह डगमगाईं। आखिरकार वह टूट गया। उसके मुंह से बिच्छू गैंग के काले साम्राज्य को चलाने वाले सभी राज उगलने लगे। राजनेताओं और अधिकारियों को दी गई रिश्वत की सूची, फर्जी नामों से छिपाई गई संपत्ति, गुप्त तिजोरियों के पते और विक्रम राठौड़ के छिपने के ठिकाने और आने जाने के रास्ते। आखिरकार राजा को पकड़ने के लिए सारी जानकारी मिल चुकी थी। कुछ दिनों बाद मुंबई पुलिस के विशेष जांच दल के मुख्यालय में एक विशाल नक्शे और स्क्रीन के सामने इंस्पेक्टर समीर पाटिल और अन्य मुख्य जांचकर्ता और अदिति खड़े थे। माहौल किसी निर्णायक युद्ध से पहले के कमांड सेंटर जैसा था। शेखावत के बयान के अनुसार विक्रम राठौड़ कल रात 10 बजे अपने बांद्रा वाले पेंट हाउस में मकाऊ के एक आपराधिक संगठन के साथ एक बड़ी डील करने वाला है। यह हजारों करोड़ के अवैध जुए के पैसे को ठिकाने लगाने और उसका कुछ हिस्सा तस्करी के माल के भुगतान के लिए इस्तेमाल करने का मौका है। उसे रंगे हाथों पकड़ने का यह सुनहरा अवसर है। इंस्पेक्टर पाटिल की ब्रीफिंग खत्म होने पर अदिति आगे बढ़ी। पेंट हाउस एक किले की तरह है। सामने से घुसना लगभग नामुमकिन है। सभी रास्तों पर कैमरे और गुंडे तैनात होंगे। लेकिन शेखावत के बयान के अनुसार एक ही अंधा स्थान है। उसने पेंट हाउस के नक्शे की ओर इशारा किया। वह है इमारत की बाहरी दीवार पर हेलीपैड से जुड़ा आपातकालीन रास्ता। वहां सुरक्षा सबसे कमजोर होगी। पुलिस कमांडो हेलीकॉप्टर का उपयोग करके छत पर उतरेंगे और आपातकालीन रास्ते से अंदर घुसेंगे। यह सबसे प्रभावी तरीका होगा। साथ ही जमीनी स्तर पर टीम ए सामने से हंगामा करके ध्यान भटकाएगी और टीम बी बेसमेंट पार्किंग से भागने के रास्ते बंद करेगी। उसकी ऑपरेशन योजना त्रुटिहीन थी। यह किसी सैन्य अभियान की तरह थी। जांच दल के सभी सदस्य उसकी सूझबूझ से प्रभावित थे। राजा को पकड़ने का आखिरी ऑपरेशन चेकमेट इस तरह तैयार किया गया। ऑपरेशन से एक रात पहले अदिति लोनावला में अपनी मां से मिलने गई। बहुत दिनों बाद मिली। मां ने बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर दुखी हो गई। अब सब खत्म होने वाला है ना अदिति? हां मां, हम बहुत करीब हैं। कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोनों ने खामोशी से रात का खाना खाया। बर्तन धोने के बाद मीरा देवी चुपचाप अपने कमरे में गईं और एक छोटा सा संदूक लेकर आईं। संदूक के अंदर एक पुराना और घिसा हुआ लेकिन अभी भी चमकता हुआ पुलिस का पदक था। यह अदिति के पिता की निशानी थी। तेरे पापा इसे हमेशा अपने पास रखते थे। मां ने पदक बेटी के हाथ में थमा दिया। यह तेरी रक्षा करेगा। जा, और तेरे पापा जो काम अधूरा छोड़ गए थे उसे पूरा कर। पिता का ठंडा पदक हाथ में धीरे धीरे गर्म होने लगा। यह सिर्फ धातु की गर्मी नहीं थी। यह उस न्याय के प्रति जुनून की गर्मी थी जिसके लिए उसके पिता ने अपनी जान दे दी, और मां के उस गहरे प्यार की गर्मी थी जो उसमें समाया हुआ था। उसी क्षण अदिति के मन में बचा हुआ आखिरी डर और हिचकिचाहट गायब हो गई। वह अब अकेली नहीं थी। पिता का संकल्प और मां का प्यार उसके साथ था। अगली रात मुंबई के आसमान पर बारिश हो रही थी। ऑपरेशन के समय दर्जनों पुलिस गाड़ियां अंधेरे को चीरती हुई बांद्रा की ओर बढ़ रही थीं। अदिति बुलेट प्रूफ जैकेट पहने इंस्पेक्टर पाटिल के साथ कमांड वैन में थी। वह आधिकारिक तौर पर हमले की टीम में नहीं थी, लेकिन वह इस ऑपरेशन का दिमाग और दिल थी। वैन के मॉनिटर पर हेलीकॉप्टर से लिया गया पेंट हाउस का लाइव वीडियो दिख रहा था। बारिश की बूंदों के बीच चमकता शहर का नजारा, लेकिन उस चमक के शिखर पर शहर को बीमार करने वाला एक विशाल कैंसर छिपा था। कमांडो टीम छत पर उतरने के लिए तैयार। टीम ए और बी अपनी अपनी जगह पर तैयार। वॉकी टॉकी पर तेजी से रिपोर्ट आ रही थी। अदिति ने अपने पिता के पदक को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें मॉनिटर पर लक्ष्य पर टिकी थीं। लंबी लड़ाई को खत्म करने का समय आ रहा था। ऑपरेशन शुरू। इंस्पेक्टर पाटिल के आदेश के साथ एक विशाल तूफान आखिरकार शहर के दिल की ओर बढ़ने लगा। राजा की ओर आखिरी कदम शुरू हो चुका था। घने अंधेरे को चीरते हुए पुलिस कमांडो को ले जा रहा हेलीकॉप्टर तेज बारिश और हवा को भेदते हुए बांद्रा की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर पहुंचा। पंखों से उत्पन्न हवा ने बारिश की बूंदों को कोड़े की तरह बरसाया। काले कपड़ों में सजे कमांडो अपनी जान एक रस्सी के सहारे लगाकर चुपचाप पेंट हाउस की छत पर उतरने लगे। उनकी हरकतें किसी सटीक मशीन की तरह थीं। उसी समय इमारत की लॉबी में एक जोरदार अलार्म के साथ हंगामा मच गया। सादे कपड़ों में पुलिस वालों ने गुंडों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया।
जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही विक्रम राठौड़ के सुरक्षा गार्डों और गुंडों का ध्यान पहली मंजिल पर गया, उसी पल छत पर पहुंचे कमांडो ने उस आपातकालीन रास्ते का ताला पिघलाना शुरू कर दिया था जिसका जिक्र अदिति ने किया था। 3 सेकंड में दरवाजा टूटेगा। धड़ाम की आवाज के साथ पेंट हाउस की सबसे मजबूत दीवार ढह गई। फ्लैशबैंग और आंसू गैस के गोले फटे और आलीशान पार्टी का हॉल पल भर में एक नर्क में बदल गया। टेबल पर करोड़ों रुपए के नोट, ड्रग्स और तस्करी का सामान बिखरा पड़ा था। चीख पुकार के बीच मकाऊ से आए अपराधी और बिच्छू गैंग के गुर्गे घबराकर भागने लगे। हिलने वाले को गोली मार दी जाएगी, सब हाथ ऊपर करो। पुलिस कमांडो ने योजना के अनुसार अंदर के माहौल को नियंत्रित कर लिया। जो कुछ गुंडे विरोध कर रहे थे वे पल भर में काबू कर लिए गए। सब कुछ योजना के अनुसार था, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति, उस साम्राज्य का राजा विक्रम राठौड़, कहीं नहीं दिख रहा था। इंस्पेक्टर समीर पाटिल ने कमांड वैन से चिल्लाया, बॉस के कमरे को देखो, भागने के रास्ते बंद करो। ठीक उसी पल अदिति ने मॉनिटर को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, स्टडी रूम की तरफ। नक्शे के अनुसार स्टडी रूम की किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त लिफ्ट है। विक्रम राठौड़ आदित्य के अनुमान के अनुसार ही हंगामा शुरू होते ही बिना किसी हिचकिचाहट के स्टडी रूम की ओर भागा था। वह अपने घबराए हुए गुर्गों को छोड़कर अकेले भागने की तैयारी में था। जैसे ही उसने किताबों की अलमारी को धकेलकर गुप्त लिफ्ट में कदम रखने की कोशिश की, उसे अपने पीछे से आती एक ठंडी आवाज ने रोक दिया। बस यहीं तक। विक्रम राठौड़। वहां पुलिस कमांडो नहीं बल्कि आदित्य सिंह और इंस्पेक्टर समीर पाटिल खड़े थे। वह इस आखिरी पल के लिए, राजा के आखिरी भागने के रास्ते को खुद रोकने के लिए यहां आई थी। विक्रम राठौड़ धीरे धीरे मुड़ा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की बजाय जैसे सारी पहेली सुलझ गई हो, एक अजीब सी समझदारी का भाव था। उसने आदित्य की अटूट नजरों में कई साल पहले उसे परेशान करने वाले उस जिद्दी पुलिस वाले की छवि देखी। तो यह तुम थीं, अशोक सिंह की बेटी। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह थीं। मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दिया। उसके मुंह से अपने पिता का नाम सुनकर अदिति की नजरें एक खंजर की तरह तेज हो गईं। उसने अपनी जेब से अपने पिता का पुराना पुलिस पदक निकाला। मेरे पिता की तरफ से और उन सभी लोगों की तरफ से जिन्हें तुमने कुचला है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूं। गिरफ्तार? हां। विक्रम राठौड़ पागलों की तरह हंसा। इस देश का कानून कितना मजेदार है और मैं पैसे से उस कानून को कैसे नचाता हूं, यह तेरे बाप को नहीं पता था, पर तुझे पता चल जाएगा। उसने अपनी बात खत्म करते ही अपनी जेब से एक छोटी पिस्तौल निकाली, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगली ट्रिगर तक पहुंचती, अदिति का शरीर हरकत में आ चुका था। उसने बंदूक की दिशा का अनुमान लगाकर छलांग लगाई, उसकी कलाई से बंदूक छीनकर जमीन पर गिरा दी और अगले ही पल उसकी बाह को मोड़कर उसे पूरी तरह से काबू कर लिया। उसकी हरकतों में कोई व्यक्तिगत बदला नहीं, बल्कि सिर्फ दुश्मन को अक्षम करने की अत्यधिक कुशलता थी। आह! चीखते हुए जमीन पर गिरे विक्रम राठौड़ के ऊपर इंस्पेक्टर पाटिल ने हथकड़ियां लगा दी। घट्ट की आवाज के साथ हथकड़ियों का बंद होना एक युग के अंत का ऐलान था। दशकों तक मुंबई की रात पर राज करने वाले अपराध के साम्राज्य का राजा आखिरकार उसी कानून के नाम पर घुटनों पर आ गया था जिसका वह सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता था। अगले दिन मुंबई में तहलका मच गया। बिच्छू गैंग के सफाए की खबर हर न्यूज चैनल की हेडलाइन थी। दादर की ठेले वाली गली में जश्न का माहौल था। दुकानदारों ने खुशी में मुफ्त में खाना बांटा और एक दूसरे को गले लगाया। उस जश्न के केंद्र में फिर से खुली मीरा की दुकान। चुपचाप वड़ा पाव परोसती अदिति और खुशी से मुस्कुराती मीरा देवी थीं। कुछ दिनों बाद अपनी सजा काटकर लौटे रंगा और छोटू डरते डरते मीरा की दुकान के सामने आए। उनका पुराना रौब गायब हो चुका था। उन्होंने मीरा देवी और अदिति के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मावशी, हमें माफ कर दो। उन्होंने सच में पश्चाताप किया और कुछ दिनों तक चुपचाप दुकान के आसपास के छोटे मोटे काम करके अपनी गलती का प्रायश्चित किया। आखिरकार अदिति की लंबी छुट्टी खत्म हो गई और उसे बेस पर लौटना था। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर उसकी मां और इंस्पेक्टर समीर पाटिल उसे विदा करने आए थे। मेजर, आपकी वजह से मुंबई बहुत साफ हो गई है, इंस्पेक्टर पाटिल ने सैल्यूट करते हुए कहा। आपने सिर्फ अपराधियों को पकड़ने में मदद नहीं की,
आपने हमें यह याद दिलाया कि न्याय के लिए लड़ना क्या होता है। और मेजर, आपके पिता के केस की फिर से जांच का आदेश दिया गया है। जल्द ही उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा और राजकीय सम्मान के साथ उनका स्मारक बनाया जाएगा। अदिति की आंखें नम हो गईं। उसने चुपचाप सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। मां ने बेटी का हाथ कसकर पकड़ा। अपना ध्यान रखना और ज्यादा इंतजार मत करवाना। हाँ मां, मैं जल्द ही फिर आऊंगी। सीटी की आवाज के साथ दिल्ली जाने वाली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी। अदिति ने खिड़की से दूर होती अपनी मां और मुंबई के नजारे को देखा। पिछली रात की बारिश ने शहर की सारी धूल धो दी थी और आसमान बेहद नीला और साफ था। उसने अपनी जेब में रखे पिता के पदक को छुआ। अब यह सिर्फ एक निशानी नहीं थी, यह उसके पिता का संकल्प, मां का प्यार और उन लोगों की उम्मीदों का प्रतीक था जिनकी उसने रक्षा की थी। ट्रेन ने गति पकड़ी और एक नई सुबह की ओर बढ़ रहे मुंबई को पीछे छोड़ दिया। मेजर अदिति सिंह, जो एक साधारण बेटी के रूप में अपने घर लौटी थी, एक सैनिक के तौर पर सबसे भीषण युद्ध लड़कर जा रही थी और अब वह देश की रक्षा के लिए अपनी जगह पर लौट रही थी। उसके दिल में पहले से कहीं ज्यादा गर्म और स्पष्ट एक सुबह का उदय हो रहा था।